बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 61,000 से तजावज कर गई है और 1260 अफराद अब तक जाम बाग हुए हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक आला सतही इंटरनेशनल फोरम से खिताब कर रहे थे, जिसकी मेजबानी UN सेक्रेटरी जनरल, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और जमैकन प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। उसकी तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है लाइव वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से। उनसे जरा हम कोरोना वायरस और इससे मुतल्लिका उमूर पर एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी गालिबन मौजूद थे जब वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे थे, वो उसका एक इकोनॉमिक साइड है कि इसको जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको तरक्की पजीर पाकिस्तान जैसे ममालिक की जरूर देखभाल करनी चाहिए और G20 के इनिशिएटिव को उन्होंने वेलकम किया। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ईद उल फितर के दौरान आपने एक प्रेस टॉक की और आपने कहा कि ईद उल फितर और उससे कबल जो रमजान का आखिरी अशरा था जिसमें कुछ नरमी लाई गई थी स्मार्ट लॉकडाउन में, उसमें लोगों ने कुछ गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और SOPs को वायलेट किया, जिसकी वजह से जो कोरोना इन्फेक्शन रेट है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और आपने ये कहा कि हुकूमत दोबारा लॉकडाउन का सोच सकती है, उस पर नजरसानी कर सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, PTV न्यूज के व्यूअर्स को बताइएगा सूरत हाल कितनी संजीदा है और क्या हुकूमत इन खतूत पे सोच रही है? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जी, बहुत शुक्रिया। तो ये जी कि मैं एक तस्हीह करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि हमने चूंकि लॉकडाउन में कुछ नरमी की तो उसकी वजह से केसेस जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है इसमें कुछ हफ्तों का तातुल होता है। जब आप कोई इस तरह की तब्दीली करते हैं तो वो 2-3 हफ्ते के बाद आपको उसका असर देखने को मिलता है। इसलिए ये प्री मेच्योर है कहना कि जी इसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे केसेस जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है उसका तो बराह रास्त ताल्लुक होता है टेस्टिंग से। आप जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने ज्यादा आपको केसेस मिलेंगे। अगर एक्सपोजर लोगों के अंदर हो रहा है और लोकल ट्रांसमिशन चूंकि हमारी तकरीबन 92% हो गई है अब, तो जाहिर है कि लोगों को एक्सपोजर तो हो रहा है और जाहिर है कि आप जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे आपको उतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस भी मिलेंगे। ठीक, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या हमारे यहाँ इसकी वजह से जो एक तखमीना लगाया जा रहा था कि एक मतलब बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डिजास्टर होगी, तो वैसी सूरत हाल यकीनन नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास पिछले कोई 7-8 रोज की जो एवरेज आ रही है जी, वो तकरीबन 36 डेथ्स हैं डेली की बुनियाद पे। और ये असल में किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज का जो आउटब्रेक होता है उसमें आप असल जो आपके पास स्टेटिस्टिक होता है ना, वो डेथ डेटा होता है जी, वो केसेस का डेटा नहीं होता। और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं है, ना इस हवाले से कि क्या हमारी तखमीनों से बहुत ज्यादा मौत पड़ रही हैं और ना इस हवाले से कि क्या हमारे हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी में इससे कोई चीज बाहर हो रही है। ऐसी कतन कोई सूरत हाल नहीं है। जहां तक आपने ये कहा कि मैंने वो जो प्रेशर किया था जी ईद उल फितर के दौरान, तो वो उसको करने का दरअसल मकसद ये था, लोगों को ये याद करवाना था कि ये जो लॉकडाउन हुआ था ये कंडीशनल था। लॉकडाउन में जो सारी नरमी हुई थी वो मशरूत थी, और मशरूत इस चीज से थी कि जो आपको हदायत दी गई हैं लोगों को इंफरादी सतह पे भी और इज्तिमाई सतह पे भी, SOPs की सूरत में, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वगैरह वगैरह, तो उसका हमें यकीनन हम सबके मुशाहिदे में है कि उस ईद के दौरान और उसके बाद भी ऐसे लग रहा था कि जैसे लोगों की अचानक याददाश्त खत्म हो गई है कोरोना वायरस के बारे में जी, और तमाम लोग जो हैं वो कतई नजर इस चीज के अभी बीमारी बढ़ भी रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं और फैल भी रही है और हमारी हिदायत भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन लोग बिल्कुल एक डिफरेंट मूड हो गया था। तो इसलिए जरूरी था लोगों को ये याद करवाना कि ये लॉकडाउन मशरूत था, इसमें नरमी जो थी वो मशरूत थी और इसके ऊपर नजरसानी भी की जा सकती है और यकीनन की जा सकती है।
ओके, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, WHO ने सेकंड वेव की भी बात की है कोरोना वायरस की, और उनका ये भी कहना है कि जो एपिसेंटर है वो यूरोप और अमेरिका से शिफ्ट होके ब्राजील और साउथ एशिया, जिससे भारत का भी नाम लिया, वहां शिफ्ट हो सकता है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी जनूबी एशिया के खित्ते में आता है और हमारा जो ट्रेंड है इन्फेक्शन रेट का वो अपर ट्रेंड है। तो ये कितनी एक लम्हा फिक्रिया हो सकता है सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि अब WHO का कहना है कि यूरोप और अमेरिका से एपिसेंटर इसका बदल सकता है, और हम देख रहे हैं ब्राजील जो सिचुएशन है उसमें डेथ रेट में भी एक्सपोनेंशियल इजाफा हो रहा है। जी, पहली बात तो ये है जी कि ये जो सेकंड वेव वाली बात है ये दुरुस्त बात है, और इसमें लेकिन हमें एक जरा सा जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि चूंकि आउटब्रेक हमारे यहाँ लेट शुरू हुआ जी, और उन ममालिक में पहले शुरू हुआ जहाँ पे सर्दियां थी, तो या जहाँ पे सर्द मौसम ज्यादा होता है, तो सेकंड वेव का जो आमद है वो भी वहाँ पे पहले हमारे से पहले वहाँ पे मतवक्को है। अच्छा, जिसका मतलब ये भी है कि हमारे पास ये एडवांटेज होगा कि हम उसको स्टडी कर सकें और देख सकें कि उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक नया वायरस है, उसका पहला आउटब्रेक है, लिहाजा पहला जो ये स्पाइक आया और जो अब सेकंड स्पाइक आएगा, तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि ये कैसा होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में एडवांटेज यकीनन होगा। आज हमने NCOC में इसके ऊपर काफ़ी तफसीलन बात की है और इसको समझने की कोशिश की है कि नेक्स्ट हमारी प्लानिंग के हवाले से क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए सेकंड स्पाइक के लिए। जहाँ तक आपने ब्राजील का ताल्लुक का जिक्र किया है और साउथ एशिया का जिक्र किया है, ये भी कहा जा रहा है, यकीनन WHO ने भी कहा है, लेकिन ब्राजील और साउथ एशिया में एक बड़ा क्वालिटेटिव फर्क है। अच्छा, ब्राजील में इस वक्त विंटर्स चल रहे हैं, ठीक, पाकिस्तान में हम शदीद गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वेदर का जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पे बड़ा डिफरेंट है हमारी निस्बत, लिहाजा वहाँ पे केसेस का बढ़ना समझ में आता है। और हमारे यहाँ वही वेदर जो है हॉट और ह्यूमिड होने की वजह से इसका नेगेटिव इफेक्ट भी मुमकिन है। ओके, मुमकिन है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि जो रियायतें दी गई थी, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया था कि शॉपिंग मॉल ईद तक खोले जाएं, और इंडस्ट्रीज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खोली, और आप लोगों की हुकूमत का एक कहना भी है कि लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों को देखना है कि लोगों का रोजगार भी रहे, ज़राए मुआश भी रहें, और लोग जो हैं वो कोरोना से भी बचे रहें। कल हमारे शोज में अपोजिशन के अरकान भी थे, वो उस पर बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत ने लॉकडाउन सही मानों में नहीं किया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई इबाम तो नहीं पाया जाता है बिटवीन लॉकडाउन एंड कर्फ्यू? क्या बहुत ज्यादा सख्त लॉकडाउन करने से इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि बाय द वेरी वर्ड डेफिनेशन ऑफ अपोजिशन, तो उन्होंने तो हर चीज अपोज करनी होती है गवर्नमेंट की। लेकिन असल बात ये है कि लॉकडाउन का और मुख्तलिफ तरह के लॉकडाउन का जो स्पेसिफिक इम्पैक्ट है ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, इसके बारे में कोई हतमी एविडेंस मौजूद नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको, और मैं आपको ये 200% यकीन के साथ कहता हूँ कि यही ऑपोजिशन अगर इस वक्त गवर्नमेंट में होती तो ये इसी तरह के फैसले कर रहे होते। इसलिए कि आपके पास वो जिसे कहते हैं ना, एक ऑप्शंस का बहरान है, क्राइसिस ऑफ ऑप्शंस है आपके पास, क्योंकि आपको बैलेंसिंग, ये बड़ा नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है लाइफ और लाइवलीहुड के दरमियान, जिस तरह के आपने खुद फरमाया जी। और इसमें आपने ये देखना होता है कि अगर आप जिस मर्ज से बचने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, उसी लॉकडाउन के जरिए लोग अगर मरना शुरू हो गए उससे ज्यादा कि जो इस मर्ज से मतवक्को हैं, तो आपकी चॉइसेस क्या हैं? या ये कि आप जो लॉकडाउन कर रहे हैं इस मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए,
اگر وہ آپ برقرار ہی نہیں رکھ سکتے اور لوگ ایک خاص عرصے کے بعد اس کو کمپلائی نہیں کریں گے باوجود اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنے روزگار کی وجہ سے، اپنی زندگیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، تو پھر آپ بطور ایک ذمہ دار حکومت آپ کیا فیصلے کریں گے اور کس طرح کے فیصلے کریں گے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. سب سے آسان کام اس کے اوپر تنقید کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نکتہ یہ تھا اصل میں کہ ٹو پلیز اے ڈیولز ایڈوکیٹ کہ اس پہ رعایتوں کا زیادہ فائدہ صنعت کاروں، تاجروں اور بزنس کمیونٹی کو ہے. ایک کامن مین کے پرسپیکٹو سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نرمی لائی گئی ہے کامن مین بھی اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے یا وہ انفیکشن کے سامنے جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے؟ نہیں اس میں وی آر آل ان اٹ جسے کہتے ہیں نا. اور جو لوگ یہ دکانوں پہ، انڈسٹری میں، باقی جگہوں کے اوپر، ٹرانسپورٹ میں، عام لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، تو تمام لوگ اس پہ ایکسپوزڈ ہیں اور تمام لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، علاج کے حوالے سے بتائیے گا. آپ نے کہا تھا کہ ریمیڈیز ویئر جو اس حوالے سے پاکستان میں 2 کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کی پروڈکشن کریں یہ دوائی کے حوالے سے، تو میں ایک کمپنی کو دی گئی ہے، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ جی اس کے سلسلے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ہمیں آج ریمیڈیز کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں متوقع تھے ان کی رجسٹریشن کے کاغذات، جس کو کہ ہم فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈیل کریں گے تاکہ جلد از جلد جو ہے میڈیسن پاکستان میں پروڈیوس بھی ہو سکے اور اویلیبل بھی ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آج اخبار میں خبر آئی تھی، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل ریسرچ IIBR نے 2 ادویات کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہ جو ایک خاص قسم کی ڈیزیز ہے اس کے لیے کووڈ-19 کے لیے بھی افیکٹو ہو سکتی ہے. چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو میں نے کہا آپ سے اگر پوچھ لیں، 2 دوائیاں ہیں، بڑے مشکل سے ان کے نام ہے سرڈیلگا اور وینگلو اسٹیٹ. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ کچھ آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہے کہ یہ جو ریپلیکیٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے کرونا وائرس کی اور جو سیلز کو بریک کرنے کے لیے، تو کوئی اس میں کوئی حتمی پیش رفت متوقع ہو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ اس وقت بڑی سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے تمام ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حلقوں کمیونٹی کے اندر آل اوور دا ورلڈ ٹو فائنڈ آؤٹ این افیکٹو ٹریٹمنٹ فار دا ڈیزیز. اور کئی میڈیسن جو ہیں ایگزسٹنگ ان کو استعمال کر کے ان کے ایفیکٹس کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے مختلف کمبینیشنز کو استعمال کر کے ان کے ایفیکٹس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئی ادویات بنانے کی کوشش کی جا رہی. میں آنیسٹلی اسپیکنگ میری نظر سے یہ نہیں گزری خبر، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اس وقت تک کوئی مثلا جس طرح ہیپیٹائٹس C کے لیے آپ کے پاس ایک میڈیسن آئی جو کہ آلموسٹ 100% جو ہے کیور تھی ڈیزیز کا، اس طرح کی کوئی چیز ابھی ہورائزن پہ نہیں ہے کووڈ-19 کے لیے. لاسٹ میں سر ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یومیہ جو ہے وہ ہم بڑھا دیں گے 25 سے 30 ہزار. ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری کیا بڑھ گئی اور کیا اتنے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ ایڈوائزیبل ہے انڈر WHO گائیڈنس؟ 15,000 تک تو ہم پہنچ گئے تھے جی، لیکن درمیان میں پھر عید آ گئی جہاں باقی چیزیں ہم نے دیکھی. وہاں یہ بھی دیکھا عید کے دوران کہ ایک ڈپ آئی ہے ہمارے ٹیسٹنگ کے اندر، اور یہ ظاہر ہے یہ بھی عید کی وجہ سے ہوا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری توقع یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنا پرانا لیول اچیو کریں گے اور پھر اس سے آگے جائیں گے. یقیناً ہمارا جو ایمبیشن تھا اس سلسلے میں اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے ہم پیچھے ہیں. ہم چاہتے یہ تھے کہ اب ہماری 25 سے زیادہ ہو گئی ہوتی، لیکن اس کی بے شمار وجوہات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ہم اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے، اگر ہم ایوری تھنگ ورکس آؤٹ تو ہم 25,000 سے زیادہ کے لیے ڈیلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم وہ کریں.
चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। बड़ा टाइट स्केड्यूल है आपका और आपने हमारे जो सवालात हैं जो आवाम के जहनों में हैं उस हवाले से जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर लिया है सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर पाकिस्तान के रुकन है। स्काइप पे उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब PMLN के सरकर्दा रहनुमा, मरकजी रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, जो बड़े मारूफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें ज्वाइन की। तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से शुमाइल दाऊद, अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, चूंकि आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, यू हैव इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह भी रह चुके हैं। अभी आप डॉक्टर जफर मिर्जा साहब को सुन रहे थे, कुछ सवालात जाहिर सी बात आपके जहन में भी होंगे, उनके जवाबात आपने सुने, आप क्या कमेंट करेंगे? वो बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वो ये भी अभी टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं है, क्योंकि सही भी कह रहे हैं, जैसे भारत में भी 2 माह से लॉकडाउन था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की कल की स्टोरी है कि वो भी फेल हुआ है। और अब तो कांग्रेस से सवाल उठा दिए कि व्हाट्स नेक्स्ट, 2 माह तो आपने बंद करके देख लिया भारत को, लेकिन इन्फेक्शन तो बढ़ रहा है, अब क्या तरीकेकार इख्तियार किया जाएगा? तो आप क्या कहेंगे इस वक्त, वेयर वी स्टैंड टुडे एज फॉर एज कोविड-19 सिचुएशन इज कंसर्न? डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास जो ट्राइड और टेस्टेड इस टाइम पे फॉर्मूला है वो यही है कि हम बीमारी के फैलाव को किसी तरह रोकने में कामयाब हों, और उसका यही तरीका है कि या तो लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, या हुकूमत कर्फ्यू कुछ मुल्कों में जिस तरह किए गए हैं, या लॉकडाउन की सूरत में लोगों को मजबूर करे कि वो दूरी इख्तियार करें। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हुकूमत ने मुख्तलिफ जगह जो है वो बंद की, लेकिन अब हमने देखा ये है कि डिस्पाइट दिस वो उस तरह का लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन, या फिर अब जिसे कहते हैं एक उसके अंदर ईज जो आया, उसमें लोग जो हैं वो उस तरीके से उन्होंने मुजाहिरा नहीं किया डिसिप्लिन का। इसके नतीजे में हमने अब देखा है कि केसेस मुतवातिर बढ़ रहे हैं। इंडिया भी ऑब्वियसली एक पॉपुलेटेड मुल्क है, ये डायलेमा है उन तमाम ममालिक का जहां पर डेवलपमेंट के मुख्तलिफ चीजें हैं, गुर्बत ज्यादा है, आबादी का जो यानी कि रहन सहन है वो बहुत करीब जगह के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर इसको मैनेज करना डेफिनेटली ज्यादा मुश्किल है। आपके सामने ब्राजील की मिसाल है जो अभी आपने जिक्र किया कि वो हब बनता जा रहा है। इंडिया में हमारे मुकाबले में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स भी बढ़ रही हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। इनके अंदर लगता तो यही है कि वक्तन फवक्तन जब तक कोई वैक्सीनेशन ना हो या कोई ऐसी रिलायबल हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं आ जाती, उस वक्त तक यही एक तरीका होगा कि हम या तो जो TTQ जो टेस्ट ट्रेस और क्वारंटीन करना या आइसोलेट करने के जो हुकूमत का जो मुहिम थी उसको बेहतर किया जाए, फाल बनाया जाए, ताकि लोग आइडेंटिफाई हो सकें और लोगों को हम उस एरिया में क्लस्टर्स में जहां पे बीमारी फैल रही हो उनको आइसोलेट करने में कामयाब हो, ताकि मजीद जो 90% से ज्यादा जो इस वक्त को बढ़ रहा है, और पिछले दिनों में जो अब न सिर्फ केसेस में इजाफा हो रहा है, एक और चीज ये हो रही है कि जिन केसेस को हम टेस्ट कर रहे हैं वो 17% से 21% तक जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब हमें इस रेट को कम करना है। ठीक है, हमारा मुल्क गरीब है, हमने हुकूमत ने बहुत अच्छी कोशिश की है, काविश की है कि लोगों के घर तक उन तक खाने की अशिया पहुंचाई जाएं, उनको किसी न किसी तरीके से जिसे कहते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, वो सब चीजें जारी हैं और हम मजीद भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा वलीद एक बात आपको इस नुक्ते पे शामिल गुफ्तगू करते हैं। वलीद भाई ये बहुत शुक्रिया, माजरत आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। क्राइसिस ऑफ ऑप्शंस भी है, कोई ऑप्शंस जो है ज़ाहिर बात है, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आलमी सतह पे खिताब भी कर रहे थे, वर्चुअल जो इजलास हो रहा था कि कोरोना के बाद जो तरक्की है उसको कैसे बरकरार रखा जाए, जो सरमायाकारी है उसको कैसे लाया जाए, और वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब इम्प्लोर कर रहे थे कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको आगे आना चाहिए। G20 का जो इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने कहा था ज़र असल और सूद जो है 1 साल के लिए माफ हो जाएगा, वो अप्रिसिएबल है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी ज़ाहिर बात है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, अवाम में जाते होंगे, अवाम की नब्ज पे आपका हाथ है, क्या हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए? जनरल कयूम साहब की जमात के लोगों का कहना है कि आप लोगों को बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाना चाहिए, और लॉकडाउन जो है वो चूंकि हमने देखा ईद के दिनों में और अब आजकल भी लोग उस तरह एहतियात नहीं कर रहे। वलीद इकबाल साहब क्या कहेंगे, ऑप्शंस क्या हैं? जी, उस पे तो डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी तफसीली बात भी की है, और मैं एक छोटा सा नुक्ता उन्हीं की बात का उठाना चाह रहा हूँ कि ये जो रेट में इजाफा हो रहा है इन्फेक्शंस के रेट में भी और कोई अमवात में भी, उन्होंने तो कहा था कि अभी ये जो रिलैक्सेशन की गई है उसके असरात को आने में अभी मजीद जो है वो कुछ एक आधा हफ्ता लगेगा, तो अभी तक तो हम वहां पहुंचे भी नहीं है। लेकिन जो जहां तक क्राइसिस ऑफ ऑप्शंस का ताल्लुक है, जो एक इस्तेलाह मैं अक्सर अब आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉक्टर जफर मिर्जा ने तो नहीं की, लेकिन वो कहना यही चाह रहे थे कि हम एक तनी हुई रस्सी पे गामजन है, टाइट रोप
वॉक है, और एक तरफ जाने बचानी है वबा से, और दूसरी तरफ जो है वो जाने बचानी है गुर्बत और भूख से जी। और उसका जो बड़े, जिस तरह उन्होंने कहा डॉक्टर जफर मिर्जा ने, कि बड़ा एक नाजुक सा, बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है, बड़ा नाजुक सा एक तवाजुन है। और जो चंद एक बातें जिनका जिक्र डॉक्टर जफर मिर्जा ने तो अभी नहीं किया, लेकिन बस सिर्फ उन्होंने टच किया थोड़ा सा, वो आज से 1 या 2 दिन पहले जो NDMA के चेयरमैन हैं उन्होंने निशानदेही की थी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान उस लिहाज से खुशकिस्मत भी रहा है, उसकी जो भी रीजंस हों, कि उस तरह से इस वबा का नुकसान पाकिस्तान का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह कहीं हमसे एडवांस मुल्कों को, अमेरिका को, इटली को, स्पेन को, फ्रांस को करना पड़ा, कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ दूसरे मुल्कों में जिनके मैंने नाम लिए वहाँ कहीं ज्यादा हमसे मजबूत है। हमारा वो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक, आज के दिन भी अगर हम देखें तो उस तरह के बोझ का शिकार नहीं हुआ कि उस जवाब दे गया है कि अल्लाह खुदा न खास्ता कि अब आप देखें जिस तरह उन्होंने कहा कि 4200 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में इस वक्त अवेलेबल हैं बकौल NDMA चेयरमैन की, और आर्म्ड फोर्सेस के हॉस्पिटल्स में 300 वेंटिलेटर्स हैं। अब ये 4700 वेंटिलेटर्स पूरे मुल्क में हैं, और 1350 वेंटिलेटर्स को मुख्तस किया गया है कोविड-19 के लिए। अब आप देखें कि 1350 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, और बकौल NDMA चेयरमैन के इस वक्त आज पाकिस्तान में, आज से 1 या 2 दिन पहले 128 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, 1350 कैपेसिटी है और 128 वेंटिलेटर्स पे थे। तो ओवरऑल मुल्क में अभी तक 10% की कैपेसिटी वेंटिलेटर्स की इस्तेमाल हो रही है, और 90% अभी गुंजाइश मौजूद है। मजीद भी ये तस्वर किया जा रहा है कि 2000 वेंटिलेटर्स और जो हैं वो जून के एंड तक चाहिए होंगे। एक बात आप और देखिए, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना कुछ और डेटा से, ठीक है डेटा से तशवीश कुछ लोगों को हो रही है, लेकिन मई के वस्त में पाकिस्तान की अपनी जो हम मॉडलिंग कर रहे थे उसमें यह तवक्को थी कि मई के वस्त में 90,000 तक जो है तादाद चली जाएगी मरीजों की, लेकिन उस वक्त उससे आधी थी, मई के मिडल में 45,000 थी, आज 62,000 या 61,000 आप कह रहे हैं, तो जी 61,000 है। तो वो देखें आज से 15 या 13 या 14 दिन पहले जो 42,000 थी, लेकिन ख्याल था कि वो उसकी दुगनी होगी, 90,000 होगी, नहीं हुई। तो मतलब ये है कि अब आप देखें मिसाल के तौर पे पेशावर में, या कहते हैं KP में जरा ज्यादा है, तो वहां पे भी 75 वेंटिलेटर पेशावर के अंदर हैं, 35 इस्तेमाल हो रहे हैं। आप मैं चाहूंगा जनरल कयूम साहब की बहुत सी गुंजाइश मौजूद है। जी जनरल कयूम साहब को कर लेते हैं। जी जनरल साहब बहुत शुक्रिया, और आपसे इजाजत, आपको इंतजार करना पड़ा। बताइएगा, अभी सेनेटर वलीद इकबाल साहब को आप सुन रहे हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एज एन ऑपोजिशन लेजिस्लेटर आप क्या कहेंगे? इस वक्त कोविड-19 को टैकल हमने करना है, सबसे बड़ा चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का चैलेंज है। और जैसे मैं सवाल किया कि WHO तो सेकंड वेव कोरोना वायरस की उसकी भी प्रिडिक्शंस कर रहा है, क्या वर्केबल सोल्यूशन आप सजेस्ट करेंगे एज एन ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियन? जनरल कयूम साहब, जनरल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? गालिबन जनरल साहब को मेरी आवाज शायद नहीं जा रही, या उनकी यहां नहीं आ रही। मैं वलीद इकबाल साहब आपसे ये सवाल कर लेता हूं। एक तो आपने कहा कि वेंटिलेटर्स की हमारी जाहिर बात है कि वो कुशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा लोगों में आगाही और लोगों की संजीदगी आपने कितनी पाई है? फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हमारे दही इलाके हैं या बहुत से ऐसे कंजर्वेटिव एरियाज जो अर्बन एरियाज में भी है, लोग क्या संजीदगी से समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है जिसका हमें सामना है? आप समझते हैं कि लोगों की अवेयरनेस उतनी है? आई एम अफ्रेड जी, सॉरी टू से कि वो मेरे ख्याल में नहीं समझ रहे, और अभी तक जहां तक अवेयरनेस होनी चाहिए थी वो नहीं है, और उसका एतराफ डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी आपके सामने आपके प्रोग्राम में भी किया। और जब उन्होंने वाजे की ये बात कि जो उन्होंने ईद से अगले दिन या ईद की छुट्टियों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, तो जो उन्होंने ये बात की कि जी कर्फ्यू या लॉकडाउन में सख्ती भी मकसूद हो तो करनी पड़े तो की जाएगी, तो उनका कहने का मतलब यही था, जिस तरह उन्होंने कहा, मेरे ख्याल उनके अल्फाज अभी आपके प्रोग्राम पे यही थे कि लोगों के लिए याद दहानी थी, लोगों के लिए याद दहानी थी कि ये जो रिलैक्सेशन की गई है। और ये मैं एक कदम पीछे लेते हुए जरूर एक जुमला ऐड करना चाहूंगा कि ये भी डॉक्टर जफर मिर्जा ने बात की, और ये इंपॉर्टेंट बात है, और अभी डॉक्टर शमाइल ने भी शायद इसी बात को उन्होंने अपनी तरीके से कहा
کہ لاک ڈاؤن پہ بھی ابھی تک حتمی رائے نہیں بن سکی دنیا بھر میں کہ واقعی وہ اتنا مؤثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کا بھی کمنٹ آ جائے. اویئرنیس کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں گورنمنٹ اکیلی, پرائم منسٹر نے پہلی تقریر میں ہی کہا تھا کہ اکیلی کوئی گورنمنٹ کوئی نہیں, پوری قوم کو ساتھ اس میں دینا ہے, کھڑے ہونا ہے. میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے اور بہت سے اور فیکٹرز ہیں, لیکن وہ اویئرنیس نہیں ہے اور انفارچونیٹلی وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور لوگ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے یہ وبا ہی نہیں ہے اور یہ ختم ہو گئی. جی جنرل صاحب, آپ نہیں سن سکتے؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ معذرت پہلے آپ سے بات ہماری نہیں ہو سکی, کچھ رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا. بتائیے گا سر, سینیٹر ولید اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے اگرچہ جو ترقی یافتہ ممالک ان کے مقابلے میں اتنا افیکٹو نہیں, لیکن اسٹریسڈ نہیں ہے ابھی بھی کورونا وائرس کی وجہ سے. لیکن اویئرنیس کا فرینکلی اسپیکنگ میں نے سوال ان سے بھی کیا, دیگر اپنے شرکاء سے بھی کیا, لوگوں میں وہ سنجیدگی نہیں پائی جاتی. ایز این اپوزیشن پارلیمنٹیرین کیا ورکیبل سولوشن آپ بتائیں گے کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کا کیسے سامنا کیا جائے؟ دیکھیے آئی ایم سو گریٹفل, پہلے اس لیے کٹ گیا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں موٹر وے پہ. جی. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے دنیا کی ڈکلیئرڈ پالیسی جو کورونا کے خلاف ہے, وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہی اویئرنیس کا ہے کہ آپ پبلک کو اویئر کریں اور ان کو کانشیس کریں اور اس کو میک شیور کریں کہ وہ اس کو ابائڈ بائی کریں. یہ گورننس کا ایشو آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی کریں, ٹریسنگ کریں, ٹریٹمنٹ کریں, اور اس کے بعد ان کی آئسولیشن جہاں ضروری ہے, اور ساتھ ہی پھر آپ کا اکنامک کی جو مینجمنٹ ہے وہ کریں. دس از ویری کرسٹل کلیئر. لیکن اگر پیپر پہ آپ جتنی مرضی ہے پالیسیاں بناتے رہیں, اگر آپ کے اندر وہ ابلٹی نہیں ہے ٹو امپلیمنٹ دیٹ پالیسی آن گراؤنڈ اینڈ یو کانٹ پلان دوز تھنگز, تو خرابی ہوگی. یہ ٹھیک بات ہے کہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز اس طرح کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. دنیا میں اور لوگوں کو بھی پرابلمز ہیں, لیکن خدا کے لیے ہمیں کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ جو پالیسی بنائے اس کو امپلیمنٹ کریں, اور وہ رجسٹر ایریا ابھی تو آپ انکریز کر رہی ہے. میں ابھی چکوال سے بول رہا ہوں تقریباً, تو یہ ان دیہاتوں کے اندر تو جنازوں کے اوپر, عید کے اوپر, آگے پیچھے پوری دیکھتے ہیں کہ ریل بازار بھرے ہوئے ہیں. اگر یہ ہوگا تو پھر ڈیزاسٹر ہوگا. آپ جب تک کہ آپ کو شور نہیں ہے, آپ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر رہے, کرو بھی نیچے نہیں آ رہی, آپ اسٹیبل بھی نہیں ہوئے, اور ساتھ ہی آپ کا جو لوز کنٹرول ہے, آپ کی پالیسی بھی کوئی نہیں نظر آتی, اور اگر جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا, تو پھر کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ تو جنرل صاحب, یہ ابھی ولید اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اور جو ان کی ٹیم ہے اور میڈیا بھی, ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ تواتر سے پچھلے 2 ماہ سے زائد سے ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں کورونا وائرس میں آگاہی کے حوالے سے کہ سماجی فاصلہ رکھیں, 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, گلے نہ ملیں. یہ میسج کیوں نہیں پھر پہنچ پا رہا لوگوں تک؟ اس کی کیا, ویئر از دا گیپ, کہاں یہ گیپ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں انوار, اگر صرف ٹی وی سے اناؤنس کرنے سے مسائل حل ہونا تو پھر بہت سادہ کام ہے. گورننس کا یا اسٹیٹ کرافٹ کا یہی ایک ٹارگیٹ ہے کہ آپ جو پالیسی امپلیمنٹ کروائیں اور پالیسی ایسی بنائیں جو امپلیمنٹیبل ہو, اور اس کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول کے اوپر اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. انہوں نے بلدیاتی لوگوں کو ختم کیا ہوا ہے. مثلا اگر سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ریوائو کر دیتے اور وہ کہتے ہیں جہاں جو جیتا ہوا ہے یا ہارا ہوا ہے وہ اپنے اپنی پوسٹ پہ رہ جائے. مثلا ابھی چکوال کے اندر تحریک انصاف کی میجارٹی ہے, اور لیکن جو ہمارے لوگ آ رہے ہوئے ہیں ان کے وعدے ہیں, تو وارڈ تک آپ پہنچے نہیں, اور وہاں آپ جا کے امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کریں اور میک شیور نہ کریں کہ مسجدوں کے اندر لوگ اکٹھے نہ ہوں. تو اور اسی طرح آپ پبلک کو انوالو کریں, تحصیل ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, لیکن جب تک پبلک کا اپنا تعاون نہ ہو, اور وہ تعاون عوامی نمائندوں کے تھرو ہوگا, وہ صرف آپ کی ٹائیگر فورس وغیرہ سے نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, یہ پالیسی کا مسئلہ اور امپلیمنٹیشن کا مسئلہ زیادہ ہے. میرے ساتھ ہی رہے گا. ولید اقبال صاحب, آپ نے سنا جنرل کریم صاحب آپ کے فیلو کولیگ سینیٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کاغذ پہ پالیسی کچھ ایک عام ہوتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتا ہے کہ اس کو ورکیبل بنایا جائے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, اور ایک اچھی تجویز دی کہ بلدیاتی جو نمائندگان ہیں ان کو اگر آپ ریوائو کر دیں تو عوام تک یہ میسج چلا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں, میں چکوال سے بات کر رہا ہوں, وہاں بازاروں میں ریل پھیل ہے, لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کہ پینڈیمک ابھی بھی جو ہے وہ پنجے گاڑ چکا ہے پاکستان میں. ولید اقبال صاحب جی دیکھیں, یہ تو اب جس طرح ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اپوزیشن کا جو لفظ ہے وہ اپنے بائی ڈیفینیشن یا اپنے معنی سے ہی جو ہے وہ تو
जो है अपोज करने की बात जो है वो करेंगे, और अगर ये गवर्नमेंट में बैठे होते तो शायद इसी तरह की फैसले कर रहे होते जो इस गवर्नमेंट ने किए हैं, बिकॉज इसी देखें अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन का जो तस्वर है उसका ताल्लुक डायरेक्टली अवाम की समझ से और अवाम की तालीम याफ्ता होने से है, और उसमें वैसे ही हम आज की बात तो नहीं है, बहुत सी दहाइयों से हम बहुत पीछे हैं, और हमें दुनिया भर में भी और इस खित्ते में भी सबसे बैकवर्ड्स हम इसमें आते हैं जी। लेकिन मैं फिर उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का अपना तजर्बा जो रहा है रिलीफ के वर्क में, जो पहले माजी में जो कुदरती आफतें, नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड और अर्थक्वेक और इस तरह के, उसमें क्या बल्दियाती नुमाइंदों को मुतहर्रिक कर देना चाहिए और टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाते हुए पूरी मुल्क में मैपिंग के जरिए और लोकेशन के जरिए ये टाइगर फोर्स को तश्कील दिया गया है, जिसका और भी जिम्मेदारियां हैं, बट जुज़वी तौर पे और रज़ाकाराना काम जो है। लेकिन टाइगर फोर्स मैदान में कब उतरेगी सर? जी, टाइगर फोर्स मैदान में कब उतरेगी? टाइगर फोर्स बस जी तैयार है, और आपने देखा है कि कितनी उसमें जो है भारी जो है एनरोलमेंट हुई है, और उसमें कितना अच्छा खासा 20-25 हज़ार तो उसमें मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले जो हैं वो पर्सनल हैं। तो डॉक्टर शुमाइल से भी पूछते थे जी। डॉक्टर शुमाइल साहब, आप बताइएगा, जो नताइज निकल रहे हैं, जो मौजूदा पॉलिसीज है जिसके खदोखाल से डॉक्टर सेंटर वलीद इकबाल साहब हमें बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे, आप क्या सजेशन देंगे? आपने जनरल कयूम साहब की भी बात सुनी जी। मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चल जी, प्लीज। लोग जो मेजॉरिटी लोग हैं, आवाम है, वो इस बीमारी को छुपा रहे हैं। अच्छा। अब चंद हफ्ते पहले तक आप एक दूसरे के साथ ये बात होती थी कि आप किसी को जानते हैं जो बीमार है। अब ये हालात हैं कि मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैंने खुद पर्सनली लोगों की कॉल्स अटेंड कर रहा हूं और उनके लिए बेड्स अरेंज करा रहा हूं, या अपने पास या किसी और के पास या कहीं उनकी सिफारिश के साथ, और लोग छुपा रहे हैं बीमारी को। अब ये सिचुएशन अब आ रही है, क्यों? क्योंकि हुकूमत ने जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का जो एक्चुअली बिल्कुल मैं ठीक बात है कि जी ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी एसओपीज बन गई, उनको इम्प्लीमेंट करना जो है, क्योंकि अवाम जो है वो बच्चे की मानंद होती है और रियासत जो है उसके वालदैन की मानंद होती है। बच्चा अगर कोई गलती करे तो जो वालदैन है वो ये इस वजह से नहीं पीछे हट जाते कि कोई बात नहीं, बच्चा ना समझ है, तो वालदैन की जिम्मेदारी होती है, रियासत की जिम्मेदारी है जो इम्प्लीमेंट। अब यहां पर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि वो जो छोटे शहर हैं, वो जो गांव हैं, वो देहात हैं, वहां पर आप वहां के लोकल इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लें, वहां के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको अपने साथ लें। वो टेलीविजन नहीं अगर देखते, वो आपके इस चैनल के ऊपर नहीं अगर देख रहे और मीडिया मिस कर रहे हैं, हमें उनको कम्युनिकेट करना है इसकी अहमियत। दूसरा, मीडिया का ये रोल है कि जो मुश्किल से गुजरे हैं वो उनकी स्टोरीज बाहर लाएं, जो हील हुए हैं वो स्टोरीज बाहर लाएं। लोगों के अंदर इस वक्त मिथ्स हैं और कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो इस वक्त हरकत में हैं कि जी बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी पैसे दिए जा रहे हैं दाखिल करने के लिए, या और इस किस्म की मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन का जो पूरा अमल है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का, वो कैसे कामयाब होगा जब लोग छुपाए रखेंगे इस बीमारी को? ये है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इस वजह से हम इस बीमारी का जो ऊपर का ट्रेंड है इसको चेंज नहीं कर पाए तो नुकसान हमारा ही होगा ना, हमारे मुल्क का ही होगा, हमारे लोगों का होगा। ये जो छुपा रहे हैं इसका हल क्या है? टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और फ्री टेस्टिंग शुरू कर दी जाए। डॉक्टर साहब वो कह रहे थे कि हम टेस्टिंग को 25,000 या इवन 50,000 तक भी ले जाएंगे, तो ये थोड़ी है कि हम अपने टेस्ट जो हैं वो लाखों में ले जाएंगे तो वो टेस्ट ज्यादा करते रहेंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स आते रहेंगे। ये तो मकसद नहीं है। टेस्ट बढ़ाने का मकसद ये है कि हम आइडेंटिफाई करने के बाद उनको आइसोलेट करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम टेस्टिंग रैंडमली तो नहीं कर रहे, हम टेस्टिंग उन लोगों की कर रहे हैं जो हम तक आ रहे हैं। अगर हम तक नहीं आ रहे तो फिर हम कैसे उन तक पहुंचेंगे? तो फिर और एक तरीका है कि हम रैंडमली टेस्टिंग करें, वो भी मुश्किल है। फिर एक और तरीका है कि जिनकी अमवात हो रही हैं और जो किसी भी गैर यानी कि सडन डेथ्स हो रही हैं, बूढ़े लोगों की डेथ्स हो रही हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, डिटेल्स नहीं पता,
तो उनकी भी, जिसको सेंटिनल टेस्टिंग कहते हैं, वो टेस्टिंग की जाए। ये तरीके हैं जिनसे आप क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करने में कामयाब होंगे। और फिर स्मार्ट का लफ्ज तो हमने इस्तेमाल किया है, उस स्मार्ट के लफ्ज को करने के लिए वो चाहे वो टाइगर फोर्स हो या उसका कोई भी नाम रख दें, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है ना स्मार्टली। अगर वो इस्तेमाल हम चंद माह के बाद करेंगे तो फिर वो वक्त गुजर चुका होगा जो हमने फायदा लेना था, जो उसका डिविडेंड लेना था। ये वक्त है डिविडेंड लेने का। अब हम मजीद वक्त ना जाया करें और ना इंतजार करें। देखें, मैं एक चीज यहां जिक्र करना चाहता हूं, ये मिथ है कि जी हमारी, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ अमवात कम हुई है बिकॉज उन मुल्कों में हो रही हैं। अगर आप इस वक्त, कोई भी इस वक्त जाके देख सकता है, पूरी दुनिया का जब से ये बीमारी फैली है इसके फेजेस आए हैं। इसमें एक लल पीरियड था और एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ का पीरियड था। यूरोप में जब ये वायरस गया है तो शुरू में ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये म्यूटेट हो रहा है। ये म्यूटेट होने के बाद अचानक ग्रोथ होनी शुरू हुई है। ये सारी दुनिया में एक बैक वक्त एक पीरियड था जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी और बैक वक्त सारी दुनिया में अचानक ग्रोथ होनी शुरू होगी। हमें इस वायरस के बारे में बिल्कुल अभी उस तरह से कुछ मालूम नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि हम ये इस वजह से खुश रहें कि हमारे यहाँ अमवात कम है। हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए और इसको, अपने जो फैलाव है इसको जीरो की तरफ कम से कम ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। वली साहब, एनी टेक फ्रॉम जो डॉक्टर शुमैल साहब ने कहा, लास्ट वर्ड सर, वलीद इकबाल साहब। जी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे जी। अगर लास्ट वर्ड है तो अल्लाह सबको महफूज रखे और अल्लाह ताला जितनी ज्यादा मौसर पॉलिसी बन सकती है और जितना मौसर उस पर अमल दरामद हो सकता है हम सबको तौफीक दे। बहैसियत एक कौम के हमें ज्यादा जिम्मेदारी और आगाही से जो है हमें इसका डरना नहीं, इससे लड़ना है। लेकिन सर वो कह रहे हैं जो फैसले हैं उन पे अमल दरामद के लिए यही वक्त है। वलीद इकबाल साहब, देखें जी, मैं इस बात की, मुझे पूरी तसल्ली है कि गवर्नमेंट को जो बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट एडवाइस है वो इस वक्त मिल रही है। बेस्ट पॉसिबल मॉडलिंग, एक्सपर्ट एडवाइस और मौरूजी हालात को पेश नजर रखते हुए अगर कोई ऐसा नौबत आती है, अभी तक तो डॉक्टर जफर मिर्जा ने उसकी निशानदही नहीं की, अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि इसमें सख्ती लाने की जरूरत हो तो बाकी सारे इंतजाम जो हैं बशमूल टाइगर फोर्स के वो मुकम्मल तौर पे इन प्लेस है। तो एक चीज थी ना जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि चाइना में जब मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो लोगों को घरों पे खाना पहुंचाया जा रहा था। तो ये वो काम है जिसके लिए पूरी कैपेसिटी बिल्ड कर ली गई है और इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो हम तैयार हैं पूरे। चलिए, बहुत शुक्रिया सेंटर वलीद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेंट्रल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपका कमेंट है, आपका बहुत शुक्रिया, आप ट्रैवल कर रहे थे। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमैल दाऊद साहब फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने भी हमें एक्सक्लूसिव ज्वाइन किया था। व्यूअर्स, अहम नुकात हैं, हमें फैसले करने होंगे, बर वक्त फैसले करने होंगे और जल्द करने होंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर शुमैल ने कहा कि छुपी हुई बीमारी इस तरह की है कि ये म्यूटेट होती है और इसकी मुख्तलिफ अशकाल नजर आती है, मुख्तलिफ रिजल्ट आते हैं। अल्लाह करे ऐसी सूरत पाकिस्तान में ना हो। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, 8 बजे की न्यूज ब्रेक है, उसके बाद लौट के आएंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, वक्फा ले लीजिए।